नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल आसार जी अकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग मैथ की प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज कर रहे हैं। उसका आज 9वां प्रैक्टिस सेट होगा। और अगर आपको बढ़िया मैथ चाहिए तो आपको ये सवाल करने पड़ेंगे भैया। कहीं से भी करके आपको इन्हें सीखना ही पड़ेगा। ये सब बढ़िया से बढ़िया सवाल हैं। और बढ़िया इसलिए हैं क्योंकि ये सारे सवाल प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप एक टाइप के 10-10 सवाल लगाते जा रहे हैं तो मैथ आपको आ जाएगी। और एक चीज़ बताएं आपको, अगर आपके आसपास या कोई टीचर हमारा वीडियो देखे तो हम उसके लिए वो बता रहे हैं कि अगर कोई हिंदी का है या रीजनिंग का है या जीएस का कोई टीचर है या एकेडमिक टीचर है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट का है, अगर उसे लगता है कि हम कोई सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा सकते तो हमारे चैनल पे पढ़ाए। ठीक, चैनल इस टाइम प्लेटफॉर्म बिल्कुल एकदम कंप्लीट है। चैनल मोनेटाइज है, बाकी सब काम कंप्लीट है। ऐप को बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, अपने ऐप को बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। और जो भी टीचर इच्छुक हैं पढ़ाने के, वो पढ़ा सकते हैं। उनसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और दूसरी चीज़, जैसे अगर किसी भी टीचर को लगता है कि हम किसी सब्जेक्ट के जानकार हैं, सब्जेक्ट की जानकारी है उसे, तो पढ़ा सकते हैं। कोई भी टीचर हो, कोई भी कहीं का भी टीचर हो, जीएस का, एकेडमिक का, कोई भी क्लास का टीचर हो, वो खुले तौर से आ सकता है। बस लेकिन वीडियो शाम को 5 बजे के बाद में ही शूट होगा, ये भी बात है। या दोपहर में कोई 1 आध घंटे टाइम अगर है तो दोपहर में शूट हो सकता, नहीं तो 5 बजे के बाद किसी भी टाइम आपके लिए वीडियो शूट होगा। अगर जो भी कोई टीचर देखे या किसी स्टूडेंट के जान पहचान के लगते हैं कि ये टीचर अच्छे हैं, या हिंदी के ये टीचर अच्छे हैं, रीजनिंग के अच्छे हैं, मैथ के अच्छे हैं, जीएस के ये टीचर अच्छे हैं, तो आ सकते हैं। जो भी, चलिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं मैथ का, और ये बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। आप इसे अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें। एक बार से ना अगर समझ में आए तो बार बार पढ़ें। देखिए, पहला सवाल है आपका कि कोई 9 अंक की संख्या है। कोई 9 अंक की संख्या है। संख्या है 985 x 367 8y। संख्या 72 से विभक्त है। संख्या 72 से विभक्त है। तो 4x माइनस 3y की वैल्यू चाहिए। 4x माइनस 3y की वैल्यू चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या 72 से विभक्त है, कोई संख्या अगर 72 से विभक्त है, तो सबसे पहले वो 2 से विभक्त होगी, 6 से विभक्त होगी, 3 से विभक्त होगी, 8 से विभक्त होगी, 9 से विभक्त होगी, 12 से विभक्त होगी, 24 से विभक्त होगी, 36 से विभक्त होगी। तो हम बहुत ज़्यादा ना देख के आप 8 और 4 से विभक्त देख लीजिए। 8 और 9 से, 8 से विभक्त देख लीजिए, 9 से। 8 से विभक्त होने का नियम होता कि लास्ट के 3 अंक, संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभक्त होने चाहिए। संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभक्त होने चाहिए। अब 8 से अगर इन्हें विभक्त करते तो आप भाग देंगे, 8 ने 72, 6 बचे। अब 6 के बाद में यहाँ पे बाई की जगह पर कितना रखें 6 के साथ में कि 8 से विभक्त हो जाए, तो 4 रखने होंगे। जब 4 रखेंगे तो 64 और 8 64, मतलब बाई की वैल्यू कितनी आई, बाई की वैल्यू 4 आई। 8 से विभक्त हो गई। दूसरी कंडीशन, 9 से विभक्त। 9 से विभक्त होने का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त है तो वो संख्या 9 से विभक्त है। नंबर सिस्टम का विभाज्यता से डेली 1-2 सवाल करवा रहे भैया। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप समझ लीजिए केवल जनगणना के लिए पैदा हुए, नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए। इतना 8-10 सवाल, 20 सवाल एक टाइप के, अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो फिर आप केवल और केवल जनगणना के लिए ही पैदा हुए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए देखिए, तो 9 से विभाज्य होने का नियम है। 9 से विभाज्य होने का नियम, अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। तो हम 9 से विभक्त करते, जैसे आप यहाँ से अगर काटें 9 तो 9 से विभक्त है। 6, 3, 9, 9 से विभक्त है। 5 और 4 ये बाई वाले 9 से विभक्त हैं। अब आपके पास बचे 8 7 15 और 15 8 23 बचे। 23 और प्लस में कितना बचा, x भी बचा। x की जगह कुछ ना कुछ रखना होगा, तो x की जगह पर कितना रखें कि 23 के बाद ये 9 से विभक्त हो जाए। आप सीधा बता देंगे 4 रखें। x की वैल्यू कितनी रखें, 4। 23 4 27, 9 से कट जाएगा। मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 23, y की भी वैल्यू 23 है। अगर x की वैल्यू
4 है, x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी वो भी 4 है, वो तो पहले से रखे, तो x की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 माइनस 3, y की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 12, 16 से 12 घटेंगे आंसर कितना होगा। छोटा सा नियम है, विभाज्यता से है, नंबर सिस्टम चैप्टर है, आपको आना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कितनी संख्याएं 156 से विभक्त हैं। अब एक जो संख्या 156 से विभक्त होगी, कोई संख्या अगर 156 से, जैसे थोड़ी देर के लिए समझे, कोई संख्या अगर 6 से विभक्त है तो वो संख्या 2 से विभक्त होगी, 3 से विभक्त होगी, मतलब इनके लासा से जो संख्या, मतलब अगर इससे विभक्त है तो इसके फैक्टर से भी विभक्त होगी। कोई संख्या अगर 12 से विभक्त है तो 2 3 4 6 से विभक्त होगी। ठीक, तो कोई संख्या अगर 156 से विभक्त है तो 156 के फैक्टर आप देख लीजिए, एक तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8 एकन 8, 7 नहीं, 9 एकन 9, 6 नहीं, 10, 12 एकन 12, 12 से विभक्त होगी, 12 से विभक्त होगी, 18 नहीं होगी, 18 फिर 24, 24 से या 20 से 22 से, इधर चेक कर लीजिए, 13 से विभक्त होगी, 13, 13 एकन 13 और 2 26, 12 13 से विभक्त होगी। बस इतने से आप चेक कर लीजिए। अब 2 से विभक्त होने का मतलब है कि लास्ट के सब अंक सम हो या 0 हो, तो इसमें 2 0 6 2 2 6 6 ये सब 2 से सब विभक्त हैं। 3 से विभक्त होने का मतलब है अंकों का योग 3 से विभक्त हो। ठीक, अंकों का योग 3 से विभक्त हो, जैसे ये काट दीजिए 6 2 8, ये विभक्त नहीं है, ये विभक्त नहीं है 3 से। और कौन सी 3 से विभक्त नहीं, 4 2 6 1 7, ये नहीं विभक्त है, 3 से विभक्त। उसके बाद 8 7 15 2 17 1 18, 3 2 5 6 और 6 12, 7 1 8 7 15 15 15 6 21 विभक्त है, 8 1 9 8 17, ये 3 से नहीं विभक्त है। ठीक, 3 से नहीं विभक्त। अब 4 से जल्दी देख लीजिए, 4 से विभक्त, लास्ट के 2 अंक ये विभक्त है, ये विभक्त है, और ये भी 4 से विभक्त है। 6 से विभक्त का मतलब जो 3 2 से कट रही वो 3 से कट रही। उसके बाद में 12 से भी वही, तो 13 से विभक्त करके देख लीजिए, जैसे 13 दूनी 26 5 31, 13 चौको 52, 13 7 91, 2 बचे 26, 13 एकन 13, 13 एकन 13, 5 57, 13 चौको 52, 5 57, 52 5 57, 5 13 चौको 52। अब 13 दूनी 26, 6 बचे, 13 दूनी 26, 6 32, 6 मतलब 61, 13 चौको 52, 9 96, ये 13 से नहीं विभक्त है। ठीक, ऐसे ये 13 पचे 65, 65 6 67, 13 पचे 65, ये 13 से विभक्त है। तो कितनी संख्या 156 से विभक्त होंगी, तो एक विभक्त है, 2 3 और 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 156 से विभक्त, क्योंकि इनके फैक्टर से विभक्त हो रही। अगला सवाल है, दो संख्याओं का मासा 6 है, लासा 54 है, तो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल चाहिए। संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल चाहिए। संख्याओं के गुणनफल का आपको पता, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणा में मासा, लासा गुणा में मासा होता है, लासा गुणा में मासा। अब इनका गुणनफल तो आपको चाहिए, गुणनफल का वर्गमूल चाहिए। लासा 54 है, मासा 6 है, मासा 6 है, आप ये कर लीजिए, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 2 32, ये गुणनफल है। ठीक, अब गुणनफल का वर्गमूल चाहिए, तो गुणनफल का वर्गमूल 324 का वर्गमूल आप आराम से निकाल सकते, 18। ये छोटे सवाल। अगला, दो संख्याओं का गुणनफल 45,360 है, यदि संख्याओं का HCF मतलब मासा 36 है तो लासा बताइए। तो पहली संख्या वही वाला, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये गुणनफल की संख्याओं का गुणनफल कितना, 45,360 है। लासा चाहिए और मासा दिया गया, मासा कितना दिया गया, लासा चाहिए, लासा का मतलब एलसीएम आपको चाहिए, और मासा दिया गया 36, मासा 36 दिया गया, आपको 36 को इसमें भाग दे दीजिए। 36 से चाहे तो डायरेक्ट 12 से, 36 जिस 4 से काट लीजिए, 4 नेम 36, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 त्याँ 12, 1 4 चौको 16, 1 0, 9 से काट लीजिए, 9 एकन 9, 2 बचे 23, 9 दूनी 18, 5 9 छंग 54, 1260 आपका एलसीएम आ गया। बहुत छोटा सवाल। अगला, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यम है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यम है। अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर ली जाए। अब देखिए, 5 क्रमागत, कोई भी 5 क्रमागत विषम संख्याएं समझने के लिए आप उठा लीजिए क्रमागत विषम संख्याएं। जैसे हमने उठा ली पहले 9, अगली 11, अगली 13, अगली 15, अगली 17, 5 हैं।
5 क्रमागत संख्याएं, जब संख्याएं एक समान अंतर से लिखी हों, लगातार लिखी हों और विषम संख्या में लिखी हों, मतलब इनकी संख्या कितनी है 5। तो ऐसी कंडीशन पे कोई संख्या अगर बीच में आ रही तो वही इनका एवरेज होती है। तो इनका एवरेज कितना है 13 है। अब कह रहे अगली 3 विषम संख्याएं, अगली 3 विषम संख्याएं का मतलब हुआ 19, 21 और 23 भी शामिल कर लीजिए। जब 23 शामिल कर ली, अब संख्याएं कितनी बनी 3, 3, 3, 6 और 2 8 बनी। अब इनका पहले ध्यान रखिए औसत कितना है 13 है। अब जब 3 संख्याएं शामिल कर ली हैं, जब 3 संख्याएं शामिल कर ली तो अब एवरेज कितना होगा, जब संख्याएं सम हो जाएं और मतलब समान अंतर से लिखी हो, जैसे 9, 11, 13, 17, 23 एक मतलब समान अंतर से लिखी और सम है मतलब 8 है। कितनी है 8, पहले कितनी थी 5, विषम ये सम है। ठीक, तो अब इनका एवरेज पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2, पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे 2, पहली संख्या बटे आखिरी संख्या। 23 और 9, 9 3 32, 19, 21, 23 और पहली संख्या 23, 6 32, 32 होगा। 32 में 2 का भाग दे दीजिए 16, नहीं, अच्छा हाँ सही है। एवरेज कितना होगा 16 होगा, एवरेज 16 होगा। एवरेज नहीं चाहिए, पूछ रहे कि औसत में कितनी वृद्धि होगी। औसत में पहले एवरेज कितना था 13, अब एवरेज कितना 16, एवरेज में वृद्धि कितनी 3 की वृद्धि है। ऐसे समझ एवरेज नहीं पूछा था, कंफ्यूज नहीं होना कि एवरेज पूछते तो 16 मतलब एवरेज पहले 13 था तो 3 बढ़ गया, तो यही पूछा वृद्धि कितनी होगी 3 की वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी 3 की। अगला सवाल 17 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, 17 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती एक से शुरू होती, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती और लगातार है 17, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके 17 तक है। 17 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, जब जीरो इसमें शामिल हो जाता तो पूर्ण संख्याएं हो जाती। ठीक, तो 17 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। अभी मैंने बताया कि अगर समान अंतर है, समान अंतर है और विषम संख्या में लिखी, विषम संख्या का मतलब 17 लिखी, 17 का मतलब 8 इधर है और 8 इधर है और लगातार लिखी, एवरेज बीच की संख्या है, एवरेज बीच की संख्या है। तो 17 लगातार बीच संख्याएं हैं और उनका एवरेज कितना 41, 41 का मतलब 8 इधर है और 8 इधर है, दोनों तरफ 8 8 हैं। तो पूछ रहे संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, लगातार है तो ये कौन सी होगी 40, 39, 38, 38, 37, 36, 35, 8 चाहिए इधर, 1 2 3 4 5 6 34 और 33, 34 33 सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 33, यही चौथा ऑप्शन है 33। अगला सबसे बड़ी पूछते तो 8 आगे गिन लेते हैं। अगला सवाल अगला एक धनराशि को पी क्यू आर में 7:9:4 में विभाजित किया गया है, यदि पी का भाग आर के भाग से 1500 ज़्यादा है। बहुत बढ़िया सवाल है, छोटा सवाल है। पी क्यू आर में पी अनुपात क्यू अनुपात आर में बढ़ रहा है, 7:9:4, 7:9:4 है। आप कह रहे कि पी का भाग आर के भाग से 3 अधिक है, ये 4 ये 7 3 अधिक है, 3 बराबर 1500 है, 3 यूनिट की वैल्यू 1500, 1 यूनिट की वैल्यू तिपचे 15,500 है। पूछ रहे पी क्यू के हिस्से का अंतर बताओ, पी क्यू के हिस्से का अंतर 7 और 2 9, मतलब 2 का अंतर है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू 1000। अगला अगला है ए बी सी तीनों में 10,500 की राशि को आपस में 5:7:9 में बांटा गया, 5:7:9 में बांटा गया। पी क्यू आर नहीं ए बी सी 5:7:9, ए अनुपात बी अनुपात सी 5:7:9 में बांटा गया। कितना 10,500, जोड़ लीजिए 7 5 12, 12 9 21, 21 यूनिट की वैल्यू जो है 21 यूनिट की वैल्यू 10,500 है। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10,500 है। तो काट लीजिए 21 पंचे 105, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 500, 1 यूनिट की वैल्यू 500 है। तो इसके ए का भाग 5 यूनिट की वैल्यू 2500, 5 यूनिट की वैल्यू 2500, 7 यूनिट की वैल्यू 3500, 7 पना 3500, 9 पना 4500। पहले तो इनका इतना इतना भाग है। ठीक है, यदि प्रत्येक को 500 रुपया अधिक मिलते हैं, 500 अधिक मिलते, अगर इसको 500 अधिक मिलते तो आप इसमें 500 जोड़ दीजिए, इसके कितने हो जाएंगे 3000, इसके कितने 4000, इसके 4000, इसके 5000, इसके 5000। तो इनका अनुपात बताओ, अनुपात निकाल दीजिए, दो बिंदी कैंसिल, 5 छक्का
30, 5 अट्ठे 40, 5 10 50, या 10 से काट दें 3 4 और 5, 3 4 5, ऐसे काट दीजिए। 10 तिया 10 तिया 30, मतलब 10 3 इसे ऐसे काट दीजिए, ये 300, 10 तिया 30 और 10 चौक 40, 10 फना 50, 3 4 5। अगला हिस्सा, अगला सवाल, ए बी की उम्र 8 वर्ष पहले, अनुपात 9:10 था, 8 वर्ष पहले 9:10, तो उसी टाइम इसकी उम्र 9x और इसकी उम्र 10x, 9x और 10x। ये 8 वर्ष पहले है, अगर वर्तमान में आए भैया तो 9x प्लस 8, 10x प्लस 8 वर्तमान की उम्र है। ठीक, 8 वर्ष पहले का अनुपात 9:10 है। अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जाइए, 9x प्लस 4 इसमें जोड़ेंगे, ये 12, उसमें 4 जोड़ेंगे, 10x प्लस 8 4 12। चूंकि अनुपात हमने इसलिए पहले से रख लें बटे में, क्योंकि बाद में अनुपात दिया गया 12 13, बाद में रखना तो पहले से रख लीजिए बटे में, तो बराबर 12 बटे 13। सरल सा सवाल है 12, और इसको ऐसे ही लगाइए आप। अगर मैथ सीखनी है, बढ़िया सवाल सीखने हैं तो आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें इधर कैंची गुणा उधर कैंची गुणा नहीं करना। अगला यहाँ से देखिए, अब यहाँ से सरल कर लीजिए, 12 ने 13 नेमा 117 x प्लस 13 दूनी 26 और 13 कन 13 और 2 15 प्लस 12 दशमलव नहीं बराबर 12.120 x प्लस 12 12 144। ठीक, अब ये 117 इधर गए, 120 से घटे तो 3x बचे, 144 56 से घटे आकर, तो 6 से 4 घटे 2, 5 से 4 1, x बराबर 4, x की वैल्यू कितनी आई 4 आई, x की वैल्यू 4। अब ये 8 वर्ष पहले थी, ये वर्तमान उम्र है, ये दोनों की वर्तमान उम्र है। कह रहे कि यदि सी की उम्र ए की वर्तमान उम्र से 4 कम है, तो सी की उम्र ए से 4 कम है, तो ए की उम्र है कितनी, 9 चौक 36 8 44, ए की उम्र कितनी 44, और सी की 4 कम है तो सी की कितनी है 40, 4 कम है तो सी की वर्तमान उम्र बताओ, सी की वर्तमान उम्र 40 वर्ष। अगला, 5 व्यक्ति ए बी सी डी की उम्र का अनुपात दिया गया, कैसे, देखिए बहुत सरल है, ए अनुपात ए बराबर 1:2 और बी अनुपात सी बराबर दिया गया 4:3 बी सी, ई अनुपात बी दिया गया 1:2 ठीक। अब सी की उम्र डी की उम्र का 60% है, सी की उम्र डी की उम्र का 60%, एक सी है एक डी है, सी की उम्र डी की उम्र का 60% है। अगर इसकी 100 है तो इसकी 60 है, अगर इनका अनुपात निकालने 20 त्या 60, 20 पंचे 100, ये भी पता। सी और डी की उम्र का योग 120 है। अब 3 5 8, 8 का योग कितना 120, 1 यूनिट की वैल्यू 15, 3 यूनिट की वैल्यू 45, 5 यूनिट की वैल्यू 75। अब बस ध्यान रखना, सी की उम्र कितनी 45, डी की उम्र कितनी 75। ठीक, सी की उम्र 45 और डी की 75 है। सबसे कम उम्र के व्यक्ति का पता लगाएं, तो सबसे कम उम्र, अब देखिए सी की उम्र है 45, सी है कहीं पे, सी 3 बराबर 45, 1 बराबर 15, 3 बराबर 45 तो 1 बराबर 15। अगर ये 3 बराबर 45 है तो 1 बराबर 15 होगा, 4 बराबर, तो मतलब बी की उम्र कितनी आई 60, 15 चौक को 60, 4 यूनिट की है। अब बी की उम्र पता, बी की उम्र यहाँ पे देख लीजिए, बी की वैल्यू कितनी है 2, और 2 बराबर कितनी आई 60, 1 बराबर कितनी आएगी 30, तो ई की उम्र कितनी है, ई की उम्र 30 है, ई की उम्र 30, 30 60 45, ए और ई की ओर देख लीजिए। अच्छा, ई की 30 है, ई बराबर 2 है, यहाँ पे ई की उम्र कितनी 30 है, 2 बराबर 30, 2 बराबर 30, 1 बराबर 15, तो ए की उम्र कितनी है 1 यूनिट, तो मतलब ए की उम्र कितनी आई 15 वर्ष, ए की उम्र 15। सबसे कम उम्र का व्यक्ति, सबसे कम उम्र का व्यक्ति ए है, कितनी उम्र है 15 साल है। कुछ लौजड़ नहीं सवाल में, ऐसे ही मतलब छोटे छोटे सवाल, अब इतना भी मतलब थोड़ा अर्जाऊ सवाल नहीं पूछेंगे, सीधे सीधे नौकरी चाहिए, थोड़े कठिन सवाल हैं। देख लीजिए अगला,
तीन साझेदार ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उनकी पूंजी 4 महीना, 6 महीना, 18 महीना, 4 महीना, 6 महीना और 18 महीना रही। उनके निवेश की पूंजियों का अनुपात बताओ। अब ABC कोई तीन साझेदार रख लीजिए, ए बी और सी। अब ए की पूंजी ए ही रख लीजिए, ए का समय कितना 4। ऐसे बी की पूंजी बी रख लीजिए, बी का समय कितना 6। ए बी का लाभ का अनुपात कितना 9:8। बहुत जल्दी नहीं करें सवाल में, इसमें अगर ज़्यादा जल्दी एक स्टेप इसमें गायब की तुरंत आप इसमें ये वाला आंसर लगा के चले आओगे। जब कैसे, जैसे ए बटे बी, ए इंटू 4/b/6 बराबर 9/8। ठीक, आपने देखा 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 2 चाकू 8। अब जब इसका इधर 27, इसका इधर, तो ये जाएगा 16A बराबर 27B। 27B, ए बटे बी निकालें या ए अनुपात बी निकालें तो होगा 27/16। बस इतने से आप अगर ये करके चले, सवाल गलत हो जाएगा। आगे भी देखना। अब बस आपको ध्यान रखना कि ए अनुपात बी कितना आया 27:16, 27:16। आगे बी अनुपात सी भी चाहिए, बी अनुपात सी चाहिए। जब बी अनुपात सी चाहिए तो बी की पूंजी बी है, बी की पूंजी बी है और बी का समय है 6 महीना। बी की पूंजी बी है, बी का समय 6 महीना। सी की पूंजी सी है, सी का समय 18 महीना। उनके लाभ का अनुपात कितना है 8/11, 8/11। कुछ नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 तिहाई 6 और 2 नेम 18। तो आप यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 33B बराबर 6 3 तक का 9 कर लीजिए, थोड़ा और काट लीजिए, 1 मिनट, 3 तक का 1 मिनट, B इंटू 6 बटे C इंटू 18 बराबर 8/11। तो 6 तिया 18, 8 तिया 24, 11, 11B बराबर 24C। B बटे C निकालें तो 24/11। यहाँ पे आप B और C की वैल्यू रखें, B की वैल्यू 24 और C की वैल्यू 11। आप 24 इधर बढ़ा लीजिए और 16 इधर बढ़ा लीजिए। इनका सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, या इनमें आपको जैसे दिखे कोई संख्या 1 से कट रही, जैसे 24 16 16 8 से कट रही, तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर सीधे गुणा कर लीजिए तो जाएगा 27 तिया 81 और 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 11 दूनी 22। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आएगी 81, 48, 22, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए ए नहीं होगा। आपने बहुत जल्दी करी, यहाँ से इतना छोड़ के सवाल बहुत नहीं, 1 नंबर का सवाल थोड़ा इतना और आगे बढ़ के करना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी ना करके इसको, मतलब नहीं तो ये गलत करके चले आए, फिर उधर से मुंह बना के नहीं। आप इस बार मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए भैया। मतलब जो भी मतलब गलती की आपने पिछले एग्जाम में, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, अगर उसमें जो भी आपने गलती की, आप उस गलती को दोहराइए नहीं। वैकेंसी 5 साल में आई है, किसी अरे गहरे के चक्कर में आके वो, चलिए बढ़िया कंटेंट पढ़िए, एकदम एग्जाम में आया हुआ कंटेंट। अगला सवाल, ए अनुपात बी, ए बी ने 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। 4 महीना बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकालता, जबकि बी अपनी पूंजी में 100/3% की वृद्धि करता है। 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा बताना। बढ़िया सवाल है। देखिए इन्होंने जो पूंजी लगाई है 5:6 में लगाई, जैसे समझ लें इसने 5 रुपया लगाया, इसने 6 रुपया, 500 5000 5 लाख जो भी लगाने लगा दीजिए, 5:6 में लगाए। अब देखिए 4 महीना बाद समझ क्या आया कि इसके 5 रुपया तो 4 महीना तक रहे, इसके 6 रुपया 4 महीना तक रहे। फिर 4 महीना बाद ए अपनी पूंजी का 1/5, 5 का 1/5 होता 1, 5 का 1/5 1। अब 5 से 1 कम कर ले, कितनी पूंजी बचेगी 4। और वार्षिक लाभ है, मतलब 1 वर्ष व्यापार चला तो 4 महीना हो चुके, अब कितने महीना बचे 8। ए का हिसाब किताब हुआ 5 चौकू 20 और 8 चौकू 32, 32 और 20 52। ऐसे सी का बी का। अब बी ने पूंजी कितनी लगाई थी 6 और 100/3%, 100/3% की भिन्न है 1/3 या 33, 100/3 3 1/3 है। अगर 3 रुपया थे तो 1 कम होकर कितने बचे 2, तो 1/3 या आप समझ लें वृद्धि कर दी, तो 3 लगाए मतलब 3 थे, एक और वृद्धि कर दी, कितनी होगी 4/3 और 6 थे
6 को 3 4/3 करें, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब इसकी पूंजी कितनी हो गई 8, कितने महीना तक 8, 6 चौक 24, 8 64, 4 4 8, 6 2 8। इनकी जो पूंजी है, पूंजी गुणा समय, लाभ का अनुपात हो गया, ये कितना होगा 88। अब कर लीजिए 4 से, 4 13 52, 4 22 88। अब लाभ कितना है टोटल, लाभ को 13:22 में बांटना, कितना लाभ है टोटल 6.3 लाख रुपया लाभ है। इधर टोटल ये लाभ कितना हो रहा 13 22 35, 35 यूनिट बराबर 6.3, 1 यूनिट बराबर बटे 35, 1 यूनिट बराबर 35। किसका हिस्सा चाहिए, बी का चाहिए, बी का मतलब 22 की वैल्यू चाहिए, 22 का निकाल लीजिए, दशमलव हटा के नीचे गुणा, 7 नेम 63, 7 पना 35, 50 है, ठीक, 7 पना 35। अच्छा नहीं कटे कोई बात नहीं, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19 बटे 50, लगभग 3 के करीब, 6 9 9 6 चेक करने पड़ेंगे। तो आपको रखने 198 बटे 50 है, 198 बटे 50 थोड़े कम है 200 में, तो थोड़े कम होने 4 में, 50 का भाग 4 में जाएगा तो थोड़े कम है, अगर थोड़े और होते तो थोड़े पूरे 4 हो जाते हैं, थोड़े कम। आप भाग दे लीजिए 198 में, थोड़ा हल्का कर लें, 2 नेम 18, 2 नेम 18 25, 25 का तो भाग दे लेंगे, 25 ત્યાં 75, 24 बचे, दशमलव लगा 240, 25 ने माँ 225, 15 25 छक्का 150, 396। अगला है पी की आय क्यू की आय का 150% है, पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है, क्यू अपनी आय का 20% बचाता है। चलिए बढ़िया सवाल। पी क्यू 2 है, पी क्यू 2 है। अब कह रहे कि पी की आय क्यू की आय का 150% है, 150% का मतलब क्यू की आय अगर 100 है तो इसकी कितनी है 150 है, ठीक। पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है, पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है, ठीक। दूसरी चीज, क्यू अपनी आय का 20% बचाता, अगर इसकी आय 100 है 20% बचाता तो मतलब खर्चा कितना किया 80, बचत कितनी है 20। अब समझ लीजिए, ठीक। क्यू अपनी आय का 20% बचाता है, तो पी अपनी आय का कितने परसेंट बचाता, अच्छा पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है, पी का व्यय क्यू के व्यय का 60%, 80 का 60% कितना होगा 48, ये पी का व्यय है। आप सवाल में ही देख लीजिए, पी की आय क्यू की आय का 150%, अगर उसकी 100 इसकी 150। अच्छा दूसरी चीज़ कि क्यू अपनी आय का 20% बचाता तो 80 खर्च करता, फिर आपसे कहिए कि पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है, 80 का 60% 48 होता। अब पी की आय कितनी 150, खर्चा कितना 48, बचाए कितने 150 से 48 घटाए 102, 102 बचाए, ठीक। कहाँ से बचाए 150 से, यही पूछे। पी अपनी आय का, पी अपनी आय का कितने परसेंट बचाता, 102 बचाए रहे, तो कहाँ से बचाए रहे 150 से, गुणा में 100, काट दीजिए 25 छक्का 150, 25 चौकू 100, 6 से काटे 17, 6 17 छंगा 102, 17 चौकू 68%। बड़ा सवाल, छोटा सवाल। आगे, हर्ष का व्यय उसकी आय का 45% है, हर्ष का व्यय उसकी आय का 45%, अगर आय 100 है तो व्यय 45 है, बचत कितनी है 55, बचत कितनी 55। यदि उसकी आय में अगले माह 15% की वृद्धि हो गई, 100 थी आय, बढ़ के 15%, 115 होती है, और वृद्धि के बाद भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत राशि समान रहती है, बचत राशि समान नहीं, 45% है, उसकी आय में अगले माह 15% की वृद्धि होती है, और वृद्धि के बाद भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत राशि समान रहती है, तो उसके व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत बताओ। अच्छा समझ गया। तो जैसे पहले वो 45% व्यय करता, 55 बचाता, फिर कह रहे उसकी आय में अगले माह 15% की वृद्धि 115 होती, और वृद्धि के बाद प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत राशि समान रहती है, बचत राशि समान, मतलब अब 115 में भी 55 बचा रहा, तो वृद्धि खर्च उसके व्यय में खर्चा बढ़ेगा, तो 155 में 115 में 55 बचाए तो खर्चा कितने किए
5 से 5 जीरो, 11 से 5 6, 5 से 5 जीरो और 11 से 5 6। पहले कितना खर्चा था 55, अब खर्चा 60, खर्चा बढ़ा 5 कहाँ से 55 से, गुणा में 100, 5 11 100, 11 11 उसके द्वारा की जाने वाली बचत राशि समान है। पहले उसका व्यय 45% है, बचत 55, 5 5 10 5 9 1 10 से 55 रुपया उसने बचाए। अब 15% अगले माह में वृद्धि हो गई, 100 में 15 115, 115 में बचत सेम है 55 है, बचत सेम है 55 है। जब बचत सेम है 55 तो अब खर्चा 115 में 5 से 5 जीरो, 11 से 5 6। पहले बचत कितनी थी, खर्चा, एक मिनट भैया, चलिए देखिए, अगर पहले 100 रुपया आय थी और उसका व्यय, उसकी आय का 45% है, व्यय 45%, ठीक, और हाँ सही है, गलत कर रहे हैं। तो ये बचत कितनी 55, अब आय कितनी हो गई 15, अब बचत फिर भी उसकी 55 है, बचत 55 है तो खर्चा कितना है 60, और पहले खर्चा कितना था 45, ठीक, 45 से कितना बढ़ गया 15, कहाँ से 45 से, गुणा में 100, ठीक, 15 × 45 33 सही, 1/3%। अगला, एक विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता और बदले में गैस स्टोव ग्राहक को 15% लाभ पर बेचता। किसी ग्राहक को 7590 मिला, ये कंपनी में कोई वस्तु का निर्माण हुआ, उसने दुकानदार को 10% लाभ पर, मतलब 110/100, दुकानदार ने ग्राहक को 15% लाभ पर, 115/100, और फिर ग्राहक ने 7590 में खरीदी, 7590 में खरीदी। तो पूछ रहे उत्पादन लागत बताओ, निर्माता की लागत बतानी है, काट दीजिए, एक बिंदी, 5 23 और 5 दूनी 10, 23 × 69 6, फिर 69, 23 × 69 1 जीरो, 23 खत्म, 11 × 33 30 जीरो और 30 और 100 3000, ये दो और हैं, 3 दूनी 6, 6000 होगा, 6000 सरल है, 6000। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचा, अगर इसे 1200 रुपया अधिक में बेचा होता तो 18%, पहले 12% लाभ पर और फिर 18% लाभ पर, समझ लीजिए किसी कोई चीज़ जैसे 100 की खरीदी, 12% लाभ पर 112, 18% लाभ पर 118, कितना अंतर पड़ा 6 का, 6 बराबर 1200, 6 बराबर 1200, 1 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 200, पूछ क्या रहे लागत मूल्य 100 बराबर 2000, 20000, 3 में, ठीक। अगला, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट के देने के बाद बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य 991 है, ठीक, अंकित मूल्य 1500, 20% की छूट, 1500 पर 20% की छूट का मतलब 80% बचे, तो 15 × 120 मतलब 1200, कितने की बेच रहे हैं 1200 की, खरीदी कितने 991 की, तो लाभ चाहिए, लाभ लाभ प्रतिशत नहीं चाहिए, अब 991 की खरीद के 1200 की बेच रहे, 209 रुपया लाभ होगा, अब 1200 से 991 घटा दीजिए, 10 से 1 घटे 9, 9 से 9 जीरो, 11 से 9 2, 209 रुपया, 209। अब बढ़िया राइटिंग लिखें, चलिए अगला, एक व्यापारी 31% और 32% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु बेचता, वस्तु का अंकित मूल्य 31,300 है, तो विक्रय मूल्य चाहिए विक्रय मूल्य चाहिए, इसमें आपको करना क्या है कि अंकित मूल्य 31,300 है, 31% की छूट देंगे तो 69% बचेगा, 69/100, और 32% छूट देंगे तो 68%, 68/100, 68/100 काट कूट के निकाल लीजिए वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ पे जो भी आएगा दशमलव में आएगा, काट लीजिए। अगला, 2 वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज, यहाँ पे CI लिख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज 981 है, तो धनराशि बताइए। अब कोई मूलधन है, मूलधन आप रख लीजिए 18% है ना, तो 18% का मतलब आप 100 रुपया रख लीजिए, 100 रुपया 18% की दर से, पहले 18 और दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 18 का 18%
तो ये 3 रुपया 24 पैसा। टोटल ब्याज 18 18 36 3 39 39 रुपया 24 पैसा ब्याज। 39 रुपया 24 पैसा बराबर 981। एक बराबर 39.24 और अंक वो चाहिए धनराशि मूलधन चाहिए 100 बराबर जो माने हैं 100 निकाल दीजिए। यहाँ से दशमलव हटा के 2 जीरो काट दीजिए, 9 से काट लीजिए, 9 1 9 जीरो 9 नेम 81 2 जीरो 9 चौक 36 3 32 9 3 27 9 छंग 54। देखिए ये ऐसे लिख लीजिए 109 और गुणा में 100। 109 चौकू 436, 4 से 100 काट दीजिए 25 और 25 और गुणा 100 2500 2500। अगला 14,000 रुपया पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI चाहिए। निकाल लीजिए 2 वर्ष का 14,000 है, 14,000 आप इसे ऐसे ही निकाल लीजिए। दर है 10%, 10% का मतलब 10/100, 1 2 बिंदी कट। पहले साल 1400 फिर 1400। आप बेसिक से ही सीखें ज़्यादा बढ़िया। 1400 का 10% 140, 14 14 28 2940 रुपया टोटल ब्याज है। 2940 रुपया 2940 रुपया 2940 रुपया। चलिए ठीक हो गए। तो एक ये 9वां प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ आपका। ऐसे ही अगले मतलब प्रैक्टिस सेट 10 11 मतलब हमने बताया 100 तक करवाएंगे। जिस दिन एग्जाम की डेट क्लियर हो जाएगी उस दिन 2 करवाएंगे, उस दिन से 2। और ऐसे धीरे धीरे करके रीजनिंग के भी एक प्रैक्टिस सेट, हिंदी के भी एक, और ऐसे करके शुरू करेंगे। अगर आपके मतलब जो भी स्टूडेंट के जान पहचान के अगर कोई टीचर हैं हिंदी के, रीजनिंग के, GS के, कोई भी हैं, आप उन्हें खुला आमंत्रण दीजिए और हम सीधे तौर से उनका स्वागत करते हैं। चलिए जय हिंद।